नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारा सामाजिक जो अध्ययन है उसकी पेडागोजी क्लास है ये, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 65 तक डिस्कस करेंगे। मेरा वही पुराना मेथड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक ऐसा मेथड है कि सिर्फ इसी मेथड के सहारे आप 100+ बड़े आराम से ला सकते हो, बिल्कुल ईजिली। और इस बात की भी बिल्कुल गारंटी है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। सीटेट एग्जाम फर्स्ट टाइम में आप क्लियर कर जाओगे। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है। कैसे समझोगे, उसका ये बहुत सरल तरीका है। आप जिस सब्जेक्ट की भी मेरी क्लास देख रहे हैं उसको सीरियल वाइज देखें। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्लियर होते जाएंगे, समझ में आएंगे। उनको अलग से कॉपी पर लिख लो। देखिए, मैं ये बात हर वीडियो में बताता हूँ कि सीरियल वाइज देखो, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करो। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से तभी फ़ायदा होगा, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उनको आप फॉलो करो तो। अदरवाइज़ तो बहुत पढ़ाने वाले हैं, किसी से भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फिर रिजल्ट क्या होगा वो भी आपको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो आप इसको सीरियल वाइज देखें और इसको स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो तो आपको समझ में आएंगी नहीं। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ नहीं आएगा कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है। इसलिए क्लासेस सीरियल में देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, क्योंकि अब 2 और 3 क्लासें रोज आएंगी। नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास आई और कब चली गई। तो इसलिए ये काम आपको ज़रूर करने हैं अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव की ताकत देखते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। ये 56 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है भाई, उनके लिए तो पहला ही क्वेश्चन है। और पीडीएफ होने का फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ वो वैसी यही पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पे आप वैसे वर्क कीजिए जैसे मैं यहाँ वर्क करता हूँ। जो थ्योरी मैं बताता हूँ वो थ्योरी आप लिखो, इतनी ही थ्योरी सीटेट के लिए पर्याप्त है। देखिए, ये एसएसटी का पोर्शन है, एसएसटी की पैडा है, सेकंड पेपर में आती है, और ये लगभग 15 या 14 नंबर की आएगी आपकी। अगर अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव को समझ लिया तो ये 14-15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी बात बचे 44 से 45, 45-46 नंबर जो बचेंगे वो आप NCERT 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक में 10 किताबें हैं, इन्हीं किताबों को पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, क्योंकि सारा 45 नंबर का यहीं से आएगा। कोई नोट्स नहीं, चाहे आपको कोई कहता रहे जी मेरे पास नोट्स हैं, ले लो ले लो, बिल्कुल मत लो। ये 6 से लेके 8 क्लास तक की NCERT की बुक उठा लो। 10 किताबें हैं, बड़ी पतली पतली सी। 2-2 दिन में एक किताब ख़त्म हो सकती है अगर आप इसी में बैठ जाओ कि भाई मुझे करना ही है। इसके नोट्स बना लो, अपने हाथ से बनाओ, आधे से ज़्यादा तो नोट्स बनाते वक्त याद हो जाएगा, और बाकी फिर इसको रोज़ 2 घंटे तक याद करना है आपको। तब आपका ये सीटेट का जो पोर्शन है 60 मार्क्स का, सॉरी एसएसटी का जो ये पोर्शन 60 मार्क्स का है, तब ये कंप्लीट होगा। और उसको करो क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्यों भाई? किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए तो अनिवार्य होगा, नेगेटिव चीज़ के लिए तो होगा नहीं। आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालो कि भाई पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव। अब क्षमता निर्माण और समझ लो, यानी कि जो आप जब टीचर बन जाओगे तो बीच बीच में आपको कुछ सेमिनार्स करने पड़ते हैं। सेमिनार्स क्या है? जैसे नई कोई टेक्नोलॉजी आई या किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, कोई सब्जेक्ट बदल गया है, बुक्स बदल गई हैं, तो उनको आप कैसे टीच करोगे, इन सब के लिए आपके सेमिनार होते हैं। इसी को वो कह रहे हैं क्षमता निर्माण कार्यक्रम होते हैं, और इनसे इसमें टीचर कुछ ना कुछ सीखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई पॉजिटिव चीज़ के लिए होगा। चलिए पॉजिटिव ढूंढेंगे। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा। व्यस्त रखना और बोर्ड, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इसको हटा दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। मैंने जैसा कि बताया कि जो सामाजिक विज्ञान है या कोई और भी टॉपिक हो सकता है, उसकी जो अवधारणाएं हैं और जो उनकी शिक्षण पद्धति है उनमें जो बदलाव आता है उसमें स्पष्टता रहे, इसलिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव से आपके जो ऑप्शन हट सकते हैं उनको हटा रहा हूँ, जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। व्यवसाय कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। और वैसे भी देखो, व्यवसाय तो व्यवसाय में तो वो आ चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, अब और क्या करेंगे? अब क्या है, अब उनको अपनी शिक्षण पद्धति को सुधारना है जिससे कि बच्चों का भला हो। उन वेतन वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। वेतन
नेगेटिव वर्ड है, वेतन का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सेकंड। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मान लो नेगेटिव पॉजिटिव से ही करना है तो देखो कैसे कितनी जल्दी होता है, देख लो एक बार इसको भी। व्यस्त रखना, पॉजिटिव पूछ रहा है तो समझिए गए। व्यस्त रखना नेगेटिव, बोर्ड नेगेटिव। अवधारणाओं में स्पष्टता, स्पष्टता पॉजिटिव है। व्यवसाय नेगेटिव, वेतन नेगेटिव। बस देखो एक स्पष्टता की ज़रूरत है, और बाकी आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको इसमें पॉजिटिव फील भी आएगा। जब इसको पढ़ोगे तो ये पूरा ही पॉजिटिव लग रहा है, इसको आंसर कर दो। और मान लो आपको इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं भी मिल रहा तो ये 3 तो नेगेटिव मिल गए ना, तो ये अपने आप ही आंसर हो गया। ये है नेगेटिव पॉजिटिव का खेल। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान कि किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, अब वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं और जो खुली चीज़ें हैं, खेत जहाँ, अब तो मैंने ऐसा देखा गाँव में भी कि खेतों में भी घर बनने लगे, तो जो खुले स्थान है वो धीरे धीरे कम हो रहे। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ चलते हैं। निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। देखो ये जो परिचर्चा है ना, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसने कह दिया निर्धारित पाठ्य सामग्री। ये निर्धारित और ये पाठ्य सामग्री यानी कि फिक्स कर दी चीज़ को, ये होता है पाठ्य सामग्री नेगेटिव। अब आप नेगेटिव चीज़ पे परिचर्चा कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हो, तो नेगेटिव ही हो गया। कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, ये ठीक हो सकता है कुछ हद तक, यानी कि लगभग मान के चलो कि आप ये 50% ठीक हो सकता है। कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ों को हम 3D में दिखा सकते हैं तो बच्चा समझता है। विषय पर समूह चर्चा करना, भाई चर्चा करना पॉजिटिव होता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये निर्धारित वाला है। सर्वेक्षण परियोजना, ये भी पूरा पॉजिटिव है। तो भाई इसमें 3 पॉजिटिव हो गए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब तो 3 पॉजिटिव मिल गए और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, कैसे पता चलेगा? तो देखो इसका तरीका। पहला, आप विस्तार देखो कि सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा बच्चा, बच्चे का सबसे ज़्यादा भला कहाँ हो रहा है, बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ कर रहा है। तो अब इन पहली चीज़ को देखेंगे, व्यापकता। मैंने बताया कि स्कोप, देखो स्कोप कहाँ सबसे ज़्यादा है, व्यापकता कहाँ ज़्यादा है। तो देखो क्योंकि हमें सार्वजनिक क्षेत्र में और खुले स्थानों के बारे में पता करना है तो हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करो, जाओ वहाँ जाके देखो सीधा। जब सीधा जाके आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। विषय पर आप क्लास में बैठे हुए चर्चा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं खुला स्थान कहाँ पर था कहाँ नहीं था, तो इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होगा। कंप्यूटर, इसको भी आप कमरे में बैठे करोगे, जबकि सर्वेक्षण में क्या होगा, आप जाके डायरेक्ट उस चीज़ को वास्तविक रूप में देखेंगे, तो इससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था? इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो जो ये एकीकृत शिक्षा जो कार्यक्रम था, ये था हमारे लिए विकलांग बच्चों के लिए था। इसमें क्या था कि पहले विशेष स्कूल हुआ करते थे। विशेष स्कूलों में जो बच्चे जो विकलांग होते थे वो विशेष स्कूल जो होते थे स्पेशल स्कूलों में जाया करते थे। लेकिन फिर ये बात कही गई कि भाई जो ये विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल जो बच्चे हैं, इस CWNS वाले जो बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, CWSN, तो ये बच्चे जब पूरी पढ़ाई कर लेंगे इसके बाद ये सोसाइटी के अंदर आएंगे। लेकिन सोसाइटी में इन्हें कौन बच्चे मिलेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनके साथ इनका कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये सोसाइटी के साथ एडजस्ट कैसे करेंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ ये जो CWSN वाले बच्चे कैसे इंटरेक्शन करेंगे जब आप इनको अलग पढ़ा रहे हो। और अलग कैसे पढ़ा रहे थे, विशेष शिक्षा में। तो इस विशेष शिक्षा को फिर बदल दिया गया, इसको कर दिया गया एकीकृत कार्यक्रम। एकीकृत कार्यक्रम में क्या था कि एक ही स्कूल होता था, उसमें 2 कमरे थे, एक में स्पेशल बच्चा बैठता था और एक में नॉर्मल बच्चा बैठता था। तो ये जो काम किया गया था ये 1986 की पॉलिसी में किया गया था। पहला ही इसका आंसर होगा। सीधी वो है, क्या कहते हैं, थ्योरी है, इसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद भी क्या हुआ तो मैं और बता देता हूँ कि जब ये 2 कमरे थे तो इसमें फिर वही बात हुई कि भाई ये बच्चा अलग कमरे में बैठा है, ये अलग कमरे में बैठा है, इंटरेक्शन तो इसका अभी भी नहीं हो रहा। तो फिर आप जो 2009 था RTE एक्ट जो था, इसमें समावेशी शिक्षा आई, जब इस दीवार को भी हटा दिया गया, एक ही कमरे में स्पेशल बच्चा भी नॉर्मल बच्चा भी, एक ही टीचर उसको पढ़ाता है। तो ये आपकी अब समावेशी शिक्षा स्कूलों में चल रही है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? तो भाई जो तरीका पॉजिटिव होगा वही प्रभावी होगा। मैं हर क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपको निकाल के देता हूँ, और होता है ऐसा, बस आपको पता नहीं था, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा डीपली समझें अगर CTET क्लियर करना है तो। चर्चा पद्धति पॉजिटिव,
व्याख्यान नेगेटिव, कहानी पॉजिटिव, प्रश्नोत्तर नेगेटिव। देखो सीधे सीधे नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो पहला और तीसरा तो हो नहीं सकता। अब दो बचा, एक चर्चा और एक कहानी। अब क्या है, हम दो चीज़ें देखेंगे, दो में फंस गए ना। तो अब हमें तीन मंत्र है मेरे पास। पहला है व्यापकता, ये देखो उस बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ होगा, स्कोप कहाँ ज़्यादा है। दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा से क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे। तो व्यापकता देखेंगे, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा। अब देखो वो कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर बच्चा होता है 5 से लेकर 10 साल के बीच का। तो ये जो बच्चे होते हैं ये चर्चा की बजाय कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो इतिहास की चीज़ें हैं, जैसे मान लो रामायण की कहानी सुना दी, महाभारत की कहानी सुना दी, इन्हें कहानियों की तरह अगर आप सुनाओगे तो बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा इसको मज़ा आएगा। इसलिए इसको आंसर कर दो। देखो कितना आसान है नेगेटिव पॉजिटिव से। ज़्यादा आपको ना थ्योरी पढ़नी, ना मोटी किताबें पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी, बस नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं बताता हूँ उनको कॉपी पर लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया PDF आप मुझसे ले सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं पूरे सीटेट से रिलेटेड। बस प्रैक्टिस 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 करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्यों? पॉजिटिव चीज़ के लिए करवाओगे, नेगेटिव चीज़ के लिए तो नहीं। तो यहाँ से चलते हैं। राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है। उच्च स्तर, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव करना। अब देखो जो ये मैंने बोले ये शब्द लिख लिया करो आप। अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। जब मैंने कह दिया नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ के लिए तो आधार भूमि की जरूरत ही नहीं है, हटा दो, ये तो बिल्कुल हट गया। नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता और ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। ना तो इसमें कुछ नेगेटिव है, ना कुछ पॉजिटिव है, ना कुछ समझ आ रहा है, होल्ड डाल दो इसको। राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, इसको भी होल्ड करो। पहला देखो, अब राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। इसमें एक वर्ड आया स्वा, ये वर्ड पॉजिटिव है, बड़ा छोटा सा पॉजिटिव और अक्सर आंसर होता है। ये कर दो आंसर, समझा देता हूँ थोड़ा सा। भाई नागरिक शास्त्र तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, लेकिन राजनीति विज्ञान विश्व स्तर पर पढ़ाई जाती है, तो इसलिए हमने इसका नाम बदल के राजनीति विज्ञान कर दिया, क्योंकि ये वैश्विक रूप से स्वीकृत है। जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सब जगह पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सब जगह स्वीकृत है। ऐसे ही इसका नाम नागरिक शास्त्र की बजाय राजनीति विज्ञान सभी जगह स्वीकृत है, हर देश में पॉलिटिकल जो है, तो इसलिए हमने इसको राजनीति विज्ञान कर लिया है। और अगर ये तो मैंने थ्योरी बता दी, नहीं आ रही थी समझ में थ्योरी, स्वा आंसर कर देना, 100% सही होगा, 1 नंबर मिलेगा आपको। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? देखिए लैंगिक भूमिकाएं जो होती हैं आप वैसी बात पर बल देना जिससे कि लैंगिक जो भूमिकाएं होती हैं उनको बढ़ावा ना मिले। लैंगिक भूमिका या लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होता है कि भाई किसी जेंडर के साथ चीज़ों को फिक्स कर देना कि भाई लड़का है तो ऐसा ही करेगा, लड़का है तो बिल्कुल क्या कहते हैं फौज में ही जाएगा, लड़की है तो बर्तन ही धोएगी, या लड़की है तो होम साइंस ही पढ़ेगी, लड़का है तो गेम्स में जाएगा, फौज में जाएगा। तो ये जो जेंडर के साथ चीज़ों को जोड़ देते हैं, ड्रेस को जोड़ देते हैं, कपड़े, लड़की सलवार कुर्ता ही पहनेगी, लड़का जीन्स पहनेगा, या कोई व्यवसाय जोड़ दो कि भाई डॉक्टर है तो लेडी वो बनेगा, क्या कहते हैं नर्स है तो लेडी बनेगी, डॉक्टर है तो जेंट्स बनेगा। तो ये सब चीज़ें जोड़ देना ये लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है, तो हमें इसको बढ़ावा नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए पहला देखते हैं। चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इस पर आप जोर नहीं दो। क्यों भाई? लड़के जाएंगे फिर लड़कियाँ नहीं जाएंगी क्या? लड़कियाँ भी तो जानी चाहिए, तभी तो लैंगिक रूढ़िबद्धता खत्म होगी। तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अच्छा, कुछ जो सेंटेंस होंगे ना उनका पूरा सेंस ही नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव वर्ड हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन पूरा सेंस ही नेगेटिव हो जाता है। दूसरा देखो, समाज में व्यापक लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। अब मैंने कहा कि आपको लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं देंगे ये, लेकिन उसको सार्थक रूप करने पर तुला हुआ है, इसका मतलब ये बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी सेंटेंस नेगेटिव। घरेलू कार्य को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न व्यवसाय, तो ये तो लैंगिक रूढ़िबद्धता होगी, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये तीन तो पूरी तरह से नेगेटिव है, तो आंसर तो यही होगा।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें 3 आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आंसर नहीं है, चौथे को आंसर कराना, उसमें कुछ मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं, बाकी मैं समझा देता हूँ। उत्पादक कार्य का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं समझना चाहिए जो घर के काम है कि वो सिर्फ लड़कियां ही करेंगी या सिर्फ लड़के ही करेंगे, इन कामों को कोई भी कर सकता है, ये कहना। अगर ऐसा होने लगे कि भाई जो घर के जो काम है लड़का और लड़की करने में कोई भेद आप नहीं कर रहे हो, तो वहाँ लैंगिक रूढ़िबद्धता नहीं होगी, तो आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? आप क्या पूछा? नेगेटिव। बड़ी दूर में अपने आप ही बता दिया नहीं करेगा, बड़ी देर में आया नेगेटिव। तो देखिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पॉजिटिव, अभिसारी पॉजिटिव, अन्वेषण पॉजिटिव, बंद उत्तर वाले नेगेटिव। सीधा सीधा आंसर आ गया। लो, ये तो सीधे सीधे नेगेटिव पॉजिटिव है, इनको आप लिखो कॉपी पे, याद करो, प्रैक्टिस करो, आंसर मिलेगा। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? देखिए, इसको सर्पिल पाठचर्या को थोड़ा समझना पड़ेगा। सर्पिल पाठचर्या का मतलब होता है कि कुछ टॉपिक्स पे ना हम ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई देखो ये वाला टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, अभी तुम छठी में हो ना, 7वीं में भी है ये टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। फिर दोबारा कुछ आया और वो टॉपिक फिर मिलेगा तो उसको फिर थोड़ा सा पढ़ा दिया। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बार बार उस पर जोर देते हैं, ये सर्पिल पाठचर्या कहलाती है। तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। अंतर वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ावा देना। मैंने बता दिया होता क्या है। देखो ये प्रॉपर थ्योरी है, जब बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी हो ना तो थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा सा होल्ड पर रखा करो। संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। अब ये थर्ड देखो, गहन समझ पॉजिटिव के साथ एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण पॉजिटिव। एक में ही आपको 2 पॉजिटिव मिल गए। देखो इसमें कोई पॉजिटिव नहीं था पहले, दूसरे में संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। थीम इसमें मतलब जो इसका एक क्या कहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला भी और ये वाला, तो थोड़ा लग रहा है कि पॉजिटिव सा है इसका सेंस, लेकिन थर्ड में क्या है, थर्ड में हमें प्रॉपर पॉजिटिव मिल गया। सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, इसमें ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है। ये दोनों सेंस दे रहे थे पॉजिटिव का, लेकिन उसमें पॉजिटिव वर्ड कोई नहीं मिल रहा था। अवसर देना किसको? बच्चों को, वो पॉजिटिव होता है। ये कह रहा है अवसरों को बढ़ाना। अब किस अवसर को बढ़ा रहा है, यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, जो कोई टॉपिक होते हैं उनको बार बार जोड़ देते हैं उस पर, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, उन्हें इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि भाई ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गहन समझ पॉजिटिव है, और लंबी अवधि के लिए, यानी कि ये छठी क्लास में भैया, ये 7वीं में भी है, इसको पढ़ ले ध्यान से, और फिर 8वीं में मिलेगा और ध्यान से पढ़ ले। तो लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना, रिटेन करना, और ये दोनों ही समझ और संधारण दोनों पॉजिटिव हैं। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो दोनों को पॉजिटिव करके आंसर कराना, यही मेरा तरीका है, और बिल्कुल 100% सटीक तरीका है, बिल्कुल सही आंसर आप करके आओगे। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए भाई जो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ढूंढ मारो। यहाँ से चलते हैं। सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो ये पाठ्य सामग्री जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। अब इसका आपने दे दिया परियोजना कार्य, फायदा क्या है? नेगेटिव चीज़ करवा रहे हो। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे बनते हैं इनको भी ध्यान रखो। आप ये देखना कि किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, उस वर्ड को पकड़ना। यहाँ पाठ्य सामग्री पर जोर दिया जा रहा है, और पाठ्य सामग्री होती है नेगेटिव, मैंने आपको पहले बता दिया। पाठ्य सामग्री पर यहाँ कार्य दे रहे हैं तो ये नेगेटिव। संकल्पना को व्याख्यात करना, जैसा पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया। व्याख्या करना, पाठ्यपुस्तक, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब अगर आप मेरे सारे जो क्लास हैं, जैसे जिनकी मैंने ज़्यादा क्लास डाल रखी है, जैसे सीडी की ज़्यादा है, हिंदी की ज़्यादा, ईवीएस की क्लासेस ज़्यादा हैं, उनमें मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया कि व्याख्या करना क्यों नेगेटिव है, पाठ्यपुस्तक क्यों नेगेटिव है। पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड कर देती है, व्याख्या 5 से लेकर 10-12 साल का बच्चा है, वो व्याख्या में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए ये नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये नेगेटिव। अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसी को आंसर कर दो बिना पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, अनुभव कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, और पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अनुभव क्यों? बच्चा जो चीज़ अनुभव से सीखता है वो उसको ही मानता है, और जो उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसी के अंदर वो सब कुछ सीखता है, उसी में वो रहता है, उसमें ही वो खेलता है, कूदता है, समझता है।
तो इसलिए ये पॉजिटिव है। इसको आंसर कर दो, सिंपल। पॉजिटिव नेगेटिव को समझने के लिए आपको क्लासेस को सीरियल वाइज देखना पड़ेगा। भाई देखो, मेरा जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बोरिंग आपको हो सकता लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, पढ़ाई कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, बोरिंग चीज़ है। अगर पढ़ाई मज़ेदार चीज़ होती तो सब IAS बन जाते, नहीं बन जाते बताओ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने की कोशिश करो और मन लगा के पढ़ो, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो। सीटेट 100% क्लियर होगा। समूह शिक्षण यानी कि ग्रुप टीचिंग क्यों होती है? पॉजिटिव चीज़ के लिए होनी चाहिए। स्कूल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिव चीज़ के लिए होंगी, जो नहीं हो रही हैं वो नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। चलो यहाँ से, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप टीचिंग में होता है, हो सकता है, होल्ड करेंगे। स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, नेगेटिव। ध्यान रखना। तो ये तो बिल्कुल हट गया। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। देखो, ये ऐसा कोई हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि भी टीचर नहीं है तो इसलिए ग्रुप टीचिंग करा दो, एक ही टीचर के पास कई सारे ग्रुप भेज दो और वो क्या कहते हैं, वो पढ़ा देगा। ये बेकार की चीज़ है, भटका रही है आपको। अब देखो, संसाधन, रुचि, पॉजिटिव व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने के लिए, इष्टतम का मतलब होता है जो हमें चाहिए, उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण। अब देखो, इसमें संसाधन पॉजिटिव वर्ड, रुचि पॉजिटिव वर्ड। तो अब 2 वर्ड पॉजिटिव मिल गए तो इससे ज़्यादा कहाँ जा रहे हो? बाकी समझ लो इसको कि भाई हमारे पास जो संसाधन हैं या जो चीज़ें रुचिपूर्ण बच्चों को लगती हैं, उनका सबसे अच्छा प्रयोग किस तरह से किया जाए, इस चीज़ में जो टीचर विशेषज्ञ हैं, जो उस चीज़ को जानते हैं, उसके हिसाब से टीचिंग की जाए। और ये समूह शिक्षण भी हो सकता है, मतलब 2 टीचर भी एक साथ पढ़ा सकते हैं और एक ही टीचर कई सारे समूह को पढ़ा सकता है। तो इसलिए आंसर ये तो मैं समझा देता हूँ इसलिए कि भाई आपको समझ में भी आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि टीचर जी जो पढ़ा रहा है, यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है वो तुक्का मारना सिखा रहा है। तुक्का नहीं मार रहा हूँ, प्रॉपर थ्योरी है। ये मेरा 7-8 सालों का निचोड़ है, नेगेटिव पॉजिटिव। आप इसको फॉलो करो और सीटेट क्लियर करो। भाई आंसर हो गया। तो भाई देखो, इसमें आप मुझे बताना, मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, आपके कितने क्वेश्चन ठीक निकले। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पर बात करो मुझसे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। बट ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सीटेट, मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, तभी क्लासों का पता चलेगा। लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट करके मुझे बताओ और आपको क्या चाहिए, मैं आपकी नीड के हिसाब से भी क्लासेस बनाऊंगा। और शेयर करो ताकि और बच्चों का भी भला हो। बाकी दोस्तों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।